नेशनल इनकम जो है वो क्रिएट किस चीज़ से होता है, तो ये जो उत्पादन विधि, प्रोडक्शन विधि द्वारा होता है। इसमें कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज आ जाता है। लैंड, लेबर, कैपिटल और जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो होता है, ये उत्पादन विधि द्वारा होता है नेशनल इनकम। जो भारत में जो है फाइनेंशियल ईयर जो का होता है, फाइनेंशियल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत के राष्ट्रीय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया था। सबसे पहले नेशनल इनकम का एस्टीमेट जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया था। इनका बुक था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश इंडिया, उसमें, और इन्होंने 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा पर कैपिटल इनकम जो था वो 20 रुपया था। इंडिया के आदमी का पर कैपिटल इनकम 20 रुपया था। फोर्थ क्वेश्चन है कि राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है, यानी कि स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, राज्य घरेलू उत्पाद स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का होता है वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य उसको कहते हैं बेस ईयर को, वर्तमान हो गया करेंट ईयर। ये दोनों पर जो है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पता किया जाता है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों जो है। भारत सरकार का नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुआ? सबसे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1990-91 में लगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू और 90, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 90-91 में लगा। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है। राष्ट्रीय आय में क्या क्या है? घरेलू उद्योग से आय और विदेशों से प्राप्त आय। राष्ट्रीय आय में दोनों शामिल होता है, घरेलू भी और विदेश भी। किसी अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं, तो एक सर्कुलर फ्लो जो बनता है इकोनॉमिक्स में वो किससे होता है? प्रोडक्शन से, आय से, व्यय से। उत्पादन, आय और व्यय तीनों होता है इसमें। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में प्रति पर कैपिटल इनकम जो था 20 रुपया था। राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति द्वारा की जाती है? तो इसमें तीनों उत्पादन, आय और व्यय तीनों विधि होता है। राष्ट्रीय आय में उत्पादन, आय और व्यय तीनों विधि से किया जाता है। तो राष्ट्रीय नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट करने का सबसे पहले जो तीनों विधि से किया गया वो अमेरिका में किया गया। हमारे रहन सहन के स्तर पर को प्रभावित करता है, हमारे किस तरीके से हम रहते होते हैं उसको प्रति व्यक्ति पर कैपिटल इनकम जो है उसी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, जो इंक्रीज होता है नेशनल इनकम में, वो किससे कारण होता है? तो कंजम्पशन और एक्सचेंज दोनों का कारण होता है। उपभोग और विनियोग यानी कि एक्सचेंज जो होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के होने का दोनों कारण, उपभोग भी, कंजम्पशन भी और एक्सचेंज भी। निम्नलिखित में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम जो है बिहार का है, सबसे ज़्यादा जो है गोवा का है। सबसे कम जो है प्रति पर कैपिटल इनकम बिहार का, सबसे ज़्यादा जो है गोवा का है। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर का जो सबसे कम है, पटना का सबसे ज़्यादा है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय, मतलब इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। राष्ट्रीय आय का वही रीजन वाला उत्पादन विधि जो है वहाँ पे बोला गया था, उत्पादन ही है जो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय का वार्षिक उत्पादन का वह भाग जो उस वर्ष उपभोग किया जाता है, उपभोग कंज्यूम किया जाता है। कंज्यूम वाले जो फीचर दिए थे, फिश का भोग क्या कंज्यूम किया जाता है, फीचर जो थे उपभोग वाले दिए थे। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षा की जाती। वर्तमान मूल्य जो है वो एक बेस ईयर के मुकाबला में जो है वृद्धि दर में बढ़ रहा है, तो उसको वो हम लोग क्या कहेंगे? तो मुद्रास्फीति, ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहेंगे, ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय यानी कि मॉनेटरी इनकम और रियल इनकम, यदि एक दी हुई समय अवधि में मॉनेटरी इनकम और रियल इनकम दोनों जो है 2 गुनी हो जाएगा, तो क्या होगा? यानी कि सैलरी भी बढ़ गया और इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, तो सेम का सेम ही रह जाएगा। मॉनेटरी इनकम और सैलरी दोनों बढ़ा, वास्तविक रियल इनकम मतलब कि मॉनेटरी मतलब सैलरी भी बढ़ गया और इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, तो इससे क्या हो जाएगा? अब परिवर्तित हो जाएगा। भारत में हाल में राष्ट्रीय आय की माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया? आधार वर्ष जो है 2004-5 से बदलकर 2011-12 किया गया है, फिर से इसको बदला जाने वाला है। इंडिया में बचत और पूंजी निर्माण दोनों ज़्यादा होते हुए भी मतलब कि उतना ज़्यादा हम लोग का समृद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग का हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम। हम लोग का इसी कारण जो है बचत और पूंजी निर्माण के बाद भी उतना ज़्यादा समृद्धि नहीं हो पा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारण से भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है कम है और धीमी है? तो उच्च पूंजी वही हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो और जनसंख्या वृद्धि, इसी 2 कारण से इंडिया जो है प्रति व्यक्ति आय में जो है वो काफ़ी धीमे है। एक पहला हो गया हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, दूसरा हो गया जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होना। इस
विचार करना है कौन सही है कौन गलत। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू की वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। पिछले दशक में बाजार कीमतों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ रहा है। तो देखते हैं इसमें एक सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक सकल घरेलू हमेशा नहीं बढ़ रहा है। कभी 5-6% हो रहा है, कभी 4% हो जा रहा है, कभी निगेटिव में भी चला जा रहा है कोरोना के दौरान। तो ये तो सही नहीं है, सिर्फ ये सही है कि पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ते जा रहा है, यानी कि GDP एट मार्केट प्राइस जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। राष्ट्रीय आय जो है वो क्या है? राष्ट्रीय आय हम लोग किसको कहते हैं? तो NNP/FC को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। NNP/FC निकालेगा, कौन फार्मूला है? तो इसमें से ये हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसमें से GNP/MP को घटाएंगे, GNP/MP माइनस डिप्रिसिएशन, उसमें ऐड कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, हो जाएगा NNP/FC। हम लोग राष्ट्रीय आय का मतलब ये होता है NNP/FC, और उसको किस में से किस से निकलेगा? तो C ऑप्शन से निकलेगा। अगर किसी भी चीज़ का आर्थिक विकास का कल्पना कर रहे हैं, मान लीजिए निकाल रहे हैं कि आर्थिक विकास कितना है, उसमें किस चीज़ को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे? तो विश्व बैंक से जो वित्तीय सहायता मिलेगा उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय जो जारी करता है, क्या जारी करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय का वही जारी करता है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस थे। 1949 में पहला जो है वो बना राष्ट्रीय आय समिति, उसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किए जाते थे? CSO से, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा। इसके अंदर आता है NSSO, तो ये काम करता है। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिर वृद्धि, मतलब कि ये कह रहा है कि इसमें से कौन जो है एकदम सही इंडिकेटर है राष्ट्रीय आय का। तो उसमें उसका हो गया कि पर कैपिटा इनकम में एक प्रॉपर एकदम बिल्कुल ही ग्रोथ होते रहना चाहिए, उसी को माना जाएगा। किसी दी गई अवधि के एक देश का राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य का बराबरी होगा। मतलब कि राष्ट्रीय आय जो इसमें से कौन होगा? तो अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगा। फिर से वही क्वेश्चन है, किसी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को पता करना है तो वहाँ पर कैपिटा प्रोडक्शन को पता कीजिए, पर कैपिटा इनकम को पता कीजिए, उससे पता चलेगा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ, जिसका PC महालनोबिस अध्यक्ष थे। सही विकल्प चुने, तो GDP/FC निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे शुद्ध अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? साधन लागत, यानी फैक्ट्री कॉस्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय, फैक्ट्री कॉस्ट पर नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये हम लोग को निकल जाएगा। ये NNP/MP से घटाएंगे तो 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देशीय घरेलू डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है? तो राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से शुद्ध साधन आय। हम लोग पहले भी देखे थे कि राष्ट्रीय में जैसे ही हम लोग विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ऐड करेंगे तो वो जो है बोल रहा है डोमेस्टिक में जैसे ही हम लोग विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन को ऐड करेंगे तो हो जाएगा राष्ट्रीय। तो इसके लिए उल्टा कर देंगे, राष्ट्रीय में जैसे ही विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन को घटाएंगे तो हम लोग का डोमेस्टिक निकल जाएगा। वही अपने यहाँ पे आंसर हो गया। प्राथमिक क्षेत्र में से कौन शामिल है? तो भूमि खनन, जितने भी नेचुरल है सब तीन में से तीनों के तीनों शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा सेवाएं शामिल रहता है? विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग जो है तो सेकेंड में आ गया। टर्शियरी में कौन हो गया? संचार, जो भी सेवा देने वाला है वो जो टर्शियरी में आ गया। राष्ट्रीय आय में से किसे शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है? तो लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, जो भी आप मेहनत के बदले कमाइएगा उसको हम लोग शामिल करेंगे। तो लगान तो सब में ही था, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ, इसके बदले में आप कुछ दे कर ले रहे हैं उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। जो भी मतलब फ्री में मिल रहा है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें कह रहा है कि प्राथमिक सेक्टर में कृषि आता है, इसमें जो है सेकेंडरी सेक्टर में कौन आता है? मैन्युफैक्चरिंग आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो है मूल्य वृद्धि, तो मूल्य का जो वृद्धि होगा, मूल्य का वृद्धि जो उत्पाद का मूल्य उससे मध्यवर्ती उपयोग को जो उपभोग को घटा दीजिए। उत्पाद घटे में जितना खर्चा हुआ उसको इंटरमीडिएट जो उसमें कंजप्शन हुआ उसको घटा दीजिएगा तो मूल्य का वृद्धि निकल जाएगा। शुद्ध निर्यात क्या है? शुद्ध निर्यात जो है निर्यात में से आयात को घटा दीजिए, इसको शुद्ध निर्यात निकल जाएगा। निम्न में से किसे जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो घरेलू सेवा,
या फिर जो दान हस्तांतरण मिलता है मध्यवर्ती, इन तीनों को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि अंतिम को शामिल किया जाता है, हस्तांतरण को शामिल नहीं किया जाता है, घरेलू को और डोमेस्टिक को राष्ट्रीय को शामिल किया जाता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? वास्तविक राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत राष्ट्रीय आय से, वास्तविक मतलब जो है वास्तविक जो निकलता है वो वर्तमान पे नहीं निकलता है, वो बेस ईयर पे जो निकलता है उसी को हम लोग वास्तविक कहते हैं। कह रहा है कि जो डबल काउंटिंग का जो ईयर आता है, डबल काउंटिंग का दोहरी गणना का जो ईयर आता है किससे आता है? तो प्रोडक्शन मेथड से आता है। डबल काउंटिंग का ईयर जो है प्रोडक्शन मेथड से आता है। स्थिर लागतों पर राष्ट्रीय आय को आर्थिक स्थिर लागत राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण के माप के लिए प्रयोग की किसी कौन सी सीमाएँ हैं? आर्थिक कल्याण के बारे में तो जनसंख्या की वृद्धि के बारे में मॉनिटरिंग करना है, काम के घंटों में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव और निवेश की प्रकृति, इन तीनों से फर्क पड़ता है। स्थिर लागतों पर राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण के माप के लिए प्रयोग में से कौन सी सीमाएँ हैं? निम्नलिखित में कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? जो घरेलू नौकर को जो भुगतान करते हैं हम लोग वो हस्तांतरण नहीं है, क्योंकि इससे हम लोग एक कोई काम करवाते हैं तभी रुपये देते हैं। जैसे सेवानिवृत्त कर्मचारी उसमें काम नहीं करवा रहे हैं, फ्री ऐसे ही रुपया दे रहे हैं। जो नेशनल डेट पे इंटरेस्ट मिलता है उसको भी ऐसे ही मिलता है। फिर जो घर हाउस वाइफ होते हैं उनको रुपया मिलता है, उसको भी काम में नहीं, लेकिन घरेलू नौकर के काम को काउंट किया जाता है, यह हस्तांतरण में नहीं आता है। निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में जो GDP जो है सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र, जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें GDP सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। जो व्यय विधि है, जो खर्चा करने वाला विधि है, एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें जो है GNP के नाम क्या शामिल नहीं किया जाता है? जो मूल्यह्रास का व्यय, जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, मूल्यह्रास को जो उसमें शामिल नहीं किया जाता है। व्यय विधि में GNP में मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता है। व्यय विधि के GNP में मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता है। किस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कार्यों का। तो पहला क्वेश्चन है उत्पादन कार्यों का राष्ट्रीय आय से। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो यानी कि GDP जो होता है वो एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है। एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और उसके सेवाओं का मूल्य होता है GDP। जब राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो किस चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी होता है? जो हम लोग निर्यात कर रहे हैं उसको जोड़ना है और जो आयात कर रहे हैं उसको घटाना है, यानी कि निर्यात माइनस आयात करना रहता है राष्ट्रीय आय निकालते समय। आय विधि से जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो किराया, पेंशन, मिश्रित आय सबको शामिल किया जाता है, लेकिन और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को शामिल नहीं किया जाता। आय विधि में जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को शामिल नहीं किया जाता है। आय विधि में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को शामिल नहीं किया जाता है। और व्यय विधि में मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर था कि व्यय विधि में GNP में जो मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता है, और आय विधि में जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में जो भारतीय मछुआरों द्वारा जो मछली पकड़ा जाएगा वो भारत के GDP में शामिल होगा। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक प्राप्त कराया जाता है वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। हाँ, पर कैपिटा इनकम जब तक बढ़ेगा उसी को वास्तविक माना जाएगा। आर्थिक विकास का सबसे बढ़िया। किस देश का शुद्ध राष्ट्रीय आय NNP जो होता है, NNP जो होता है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDP में विदेशों से निबल आय जोड़कर। NDP में जब हम लोग विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या बजाएगा D, ये वाला D भी N बन जाएगा तो हो जाएगा NNP बन जाएगा। ये तो निकालना था। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से यानी कि सकल यानी कि GNP राष्ट्रीय है, तो GNP में से हम लोग डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा NNP हो जाएगा। GNP से NNP निकालने के लिए इनमें से किसको घटाया जाता है? तो हम लोग डिप्रिसिएशन को घटाएंगे। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे तो NNP MP से NNP एड फैक्टर कुछ निकल जाता है। इसमें से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन के लिए पद्धति नहीं है? तो मैट्रिक्स पद्धति जो है वो इसमें से नहीं है। निम्न में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? जो मैट्रिक्स पद्धति जो होता है ना वो राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है उसमें शामिल नहीं है। व्यय, उत्पाद और आय है। निम्न कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो राष्ट्रीय आय की मापने की विधि जो है व्यय है, आय है, मूल्य वर्धित यानी कि उत्पादन है, निवेश की विधि नहीं है। निवेश की विधि जो इसमें शामिल नहीं है। डिप्रिसिएशन जो है वो किसके बराबर होता है? डिप्रिसिएशन जो होता है उसको हम लोग GDP में से
एनडीपी को घटा देंगे तो डिप्रिसिएशन निकल जाएगा। जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी अंतिम वस्तुओं और दिए गए सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। केवल एक सही है। इसमें से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल यानी कि जीडीपी को सर्वाधिक योगदान करता है? तो टर्शियरी सेक्टर देता है। भारत में जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। भारत के सकल घरेलू जीडीपी में नीचे देंगे सबसे ज़्यादा योगदान किसका? सबसे ज़्यादा सेवा का, फिर फैक्ट्री का, फिर जाके कृषि का है। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय के भाई छोटे हिस्से की। अमीर जो है वो जितना कमाते हैं उसका ज़्यादातर हिस्से का बचत कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं उसके ज़्यादातर हिस्से का बचत नहीं कर पाते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवा का जो हिस्सा अधिक है, सबसे ज़्यादा सेवा का, उसका उद्योग का, तब जाके कृषि का है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है कुल जनसंख्या से, देश की कुल जनसंख्या से। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? जब लॉटरी जीतिएगा उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। मालिक और ओनर वाला को शामिल किया जाता है। नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी खर्चा, इसको भी शामिल किया जाएगा। किसी मकान के बिक्री एजेंट को दिया गया ब्रोकर का कमीशन को भी शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? इसको नहीं, किससे नहीं किया जाता है? तो बचत से हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग व्यय से कर सकते हैं, आय से कर सकते हैं, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, लेकिन जो भी उत्पादन किए हैं उसको हम लोग ऐड करेंगे तो उससे हो जाएगा, लेकिन लोग बचत से नहीं। राष्ट्रीय आय जो है बचत से पता नहीं चलता है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक सेक्टर का सबसे कम योगदान है। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है, जो प्रॉपर मोनेटाइजेशन नहीं हो पाया है। सब चीज़ का जो खरीद बिक्री या फिर हर जो ठेला वगैरह था सब कोई मोनेटाइज नहीं होता है, तो राष्ट्रीय आय में इसको जोड़ने में थोड़ा दिक्कत आता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो चालू मूल्य के आधार पर और स्थिर मूल्य, करेंट ईयर और बेस ईयर दोनों के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय आय जो दोनों में निकला जाता है, करेंट ईयर और बेस ईयर दोनों पे निकला जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को की। राष्ट्रीय आय उसका गठन इसका जो पीसी महालनोबिस थे। हिंदू वृद्धि दर किसे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर जो है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। प्रोफेसर राज कृष्णा वही इसके हेड है। हिंदू वृद्धि दर जो है वो संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। प्रोफेसर राज कृष्णा इससे जुड़े हुए हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का भारत में जो है राष्ट्रीय आय का गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में गणना के लिए जो उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है, आय विधि का प्रयोग किया जाता है और व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। थ्योरी ऑफ ड्रेन जो है किससे प्रतिपादित है? ड्रेन का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी से, जो ड्रेन का सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी से प्रतिपादित है। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। चालू सबसे ज़्यादा न्यूनतम आय जो है वो बिहार का है, सबसे ज़्यादा गोवा का है। किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा का सबसे अधिक है। राष्ट्रीय आय है उत्पाद लागत पर NNP एट फैक्टर कोस्ट। NNP एट फैक्टर कोस्ट होता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित है राष्ट्रीय आय में के तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ जाता है। टर्शियरी सेक्टर जो जैसे जैसे बढ़ता है राष्ट्रीय आय वैसे बढ़ते जाता है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर सेवा का है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि का योगदान साल भर साल घटते गया है। भारतीय राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत जो है सेवा क्षेत्र है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। ऑप्शन के हिसाब से इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो जाएगा। और सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा होता है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।